विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा व्याकरण संसार का एक और टॉपिक जिसका नाम है अपठित गद्यांश। पहले हम समझ लें कि अपठित किसे कहते हैं। तो अपठित की हम जैसे बात करें, अपठित यानी पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ। गद्यांश यानी पैराग्राफ, आपका एक गद्य, एक भाग, एक अंश, ठीक है, उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश की बात करें तो हमारे सामने यहाँ व्याकरण संसार की पुस्तक में एक यहाँ पे गद्य दिया है, यानी एक भाग दिया है, एक अंश दिया है, एक पैराग्राफ दिया है, एक पैरा दिया है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है सोना जंगल से पकड़कर लाई गई थी, यानी ये, ठीक है। उसका सुनहरा रंग और रूप बहुत सुंदर था। सुनहरे रेशम के लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल और छोटा शरीर था। छोटा शरीर, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी आंखें लगता था, और आंखें अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, टांगों में बिजली की गति भरी थी। सब उसके रंग रूप से प्रभावित थे। इसीलिए रूपवती स्त्री के लिए प्रयुक्त होने वाले सोना सुवर्ण नाम उसे दिया गया। वह अपने झुंड से अलग होकर बहुत दुखी थी। हरियण शावक की इस पीड़ा से कोई परिचित नहीं था। तो यहाँ पे जो हमें गद्य दिया है, यहाँ पे हमें जो गद्य दिया है उसके आधार पर, यहाँ पे आप देखिए, यह अंश किसी पुस्तक से लिया गया है, किसी भी पुस्तक से। यहाँ गद्य का एक अंश है, यानी एक भाग है। गद्य से लिए गए अंश का गद्यांश कहते हैं, अंश को गद्यांश कहते हैं। यह गद्यांश पहले कभी नहीं पढ़ा गया आपके लिए, आपकी कक्षा के अनुसार, अतः यह अपठित गद्यांश है। गद्य की परिभाषा को देखते हुए, गद्य का वह अंश जो पहले कभी न पढ़ा गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। जैसे मैंने आगे बताया वैसे परिभाषा के आधार पर हम देखें तो अपठित गद्यांश में एक ऐसा अंश दिया जाता है जो पहले न पढ़ा गया हो और उसके संबंध में न पढ़ा गया हो और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, अपठित गद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। कम से कम जब आपको अपठित गद्यांश पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, तो कम से कम आपको उस पैराग्राफ को 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर उसी के अनुसार देने चाहिए। जो प्रश्न उसके आधार पर पूछे गए हैं, उसी के आधार पर उसी पैराग्राफ में से ढूंढकर आपके उसके उत्तर लिखने रहते हैं। प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। भाषा की शुद्धता का ध्यान अवश्य आपका होना चाहिए। आखिर क्या कहना चाहता है प्रश्न और कैसा आएगा उत्तर। जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर देना है। आपको 1 वर्ड में पूछा जाए, एक वाक्य में पूछा जाए, तो एक वाक्य में ही आपको उत्तर लिखना है। आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जाए तो उसके आधार पर आपको लिखना रहता है। भाषा सरल और स्पष्टता वाली होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, उदाहरण के आधार पर हमें यहाँ पे एक फिर से गद्य दिया है। एक धनी सेठ था, अत्यंत निर्मल और उदार था। उसकी उदारता की बात की गई है। धर्मपरायण इतना कि कोई साधु संत उसके द्वार से निराश होकर न लौटता। भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सभी के लिए खुला था। जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। पर सब दिन होत न एक समान। कहने का मतलब सब दिन होत न एक समान। कहावत है कि सारे दिन जो होते हैं वो एक समान नहीं होते। आज बहुत सारा पैसा है तो कभी ऐसा वक्त भी आता है कि जितना भी लुटाते जाओगे तो जो घड़ा भरा हुआ था वो एक दिन खाली भी तो होने वाला है।
अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथी ने भी मुंह फेर लिया। वो तो जमाने की नियति है। और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था और छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ फल यानी पुष्प ही बेच डालो। पुष्प बेचना, फूल। धनी सेठ का स्वभाव कैसा था? धनी सेठ की धर्मपरायणता स्पष्ट कीजिए। उत्तर दिया है आपको। सब दिन होत न एक समान, लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पे देना है। कहावत लोकोक्ति समान होती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमारे जीवन के सारे दिन एक जैसे नहीं होते। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आने का समय वो सालों से चला आ रहा है। उन दिनों कौन सी प्रथा चल रही थी? तो उन दिनों फल का क्रय विक्रय होता था, यज्ञों का। गद्यांश से उन्होंने दो विलोम शब्द दिए, क्रय तो विक्रय, छोटा तो बड़ा। यहाँ गद्य के आधार पर आपको कहावतें पूछी जा सकती है, मुहावरे पूछे जा सकते हैं, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद, सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। प्रश्नों के उत्तर तो आएंगे और आएगी ही, साथ साथ में आपको ये भी पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश के द्वारा छात्रों की पठन क्षमता, अर्थ ग्रहण क्षमता और लेखन कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही खोजने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्य की भाषा में न देकर अपनी सरल भाषा में देने चाहिए। यह शीर्षक पूछा जाए तो पूरे गद्य के आधार पर ही शीर्षक देना चाहिए। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ एक गद्य के आधार पर ही जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी बात की गई है। यहाँ अभ्यास कार्य के आधार पर आपको गद्य दिए हैं, तो यहाँ पे आपको गद्य दिया है, उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। शेयर करूँगी मैं आपके साथ इसका अभ्यास कार्य। देखो, सारे अभ्यास कार्य के प्रश्न ही हैं, तो यहाँ पे आपको देखने हैं। पद्य की बात करें तो पद्य यानी पाठ नहीं होता लेकिन कविताएं होती है। ठीक है, यहाँ काव्य की छोटी पंक्ति दी है, उसी छोटी पंक्ति को एक्सप्लेन करना है। यहाँ एक कविता का एक अंश लिया गया है। कविता को पद्य भी कहते हैं। यहाँ ली गई कविता कुछ पंक्तियों का कविता का एक अंश अर्थात पद्यांश है। पहले में गद्यांश यानी गद्य की बात की, दूसरे में पद्यांश यानी पद्य की बात की, यानी कविताओं की बात की। जैसे कि जिसके आधार पर हमने किसी की आत्मकथा के आधार पर हमने एक गद्य लिया, एक पैराग्राफ लिया, उसी के आधार पर कविताएं जितनी होती है उसके आधार पर एक उसमें से पंक्ति लेनी होती है, उसको कहते हैं पद्य। साथ साथ में इसलिए पढ़ा रही हूँ कि दोनों का तरीका एक ही है। गद्य में भी अंदर से ढूंढना है, पद्य में भी अंदर से ढूंढना है, लेकिन कविता जो होती है वो कवि की कल्पनाओं के आधार पर होती है। इसीलिए कविता के जब आप उत्तर लिखते हो तो थोड़े हटकर लिखने होते हैं। कैसे, आइए समझिए पहले, फिर बताती हूँ। कविता को पद्य भी कहते हैं। यहाँ ली गई कविता कुछ पंक्तियाँ या कविताओं का एक अंश अर्थात पद्य है। यह पद्यांश पहले कभी नहीं पढ़ा गया, अतः ये अपठित पद्यांश हुआ। दोनों में सारी चीज़ें, सारी बातें समान रहती है, सिर्फ उत्तर लिखने का ही उसमें फ़र्क रहता है। गद्य में कैसा होता है कि जो पैराग्राफ दिया है उसमें जो उत्तर दिया है वो सेम टू सेम लिख सकते हो, लेकिन पद्य में ऐसा नहीं होता। पद्य में आपका उत्तर आपको आपकी श्रवण शक्ति के आधार पर, आपकी याद शक्ति के आधार पर, आपकी समझ शक्ति के आधार पर आपको थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है। कविता की कुछ पंक्तियाँ जो पहले कभी नहीं पढ़ी गई वो अपठित पद्यांश कहलाती है। कलम अपनी साध और मन की बात बिल्कुल ठीक कह एकाध, यह कि तेरी भर न हो तो कह और कहत बने सादे ढंग से तो बह।
जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। तो ये थी हमारी पंक्ति। परिभाषा के आधार पर देखें तो अपठित पद्यांश में कविता का एक अंश देकर उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित पद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें समान हैं। उसके बाद प्रश्न के उत्तर उसी के अनुसार देने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर आपको देना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ पे एक पंक्ति दी गई, वो तोड़ती पत्थर देखो मैंने उस इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार, पेड़ व जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन बर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। अब उसके कुछ प्रश्न देखें यहाँ पे, नहीं थोड़ी बाकी है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। तो उसके आधार पर हमें यहाँ प्रश्न उत्तर दोनों दिए हैं। इस कविता में पत्थर कौन तोड़ रहा है? तो इस कविता में पत्थर स्त्री तोड़ रही है। किसके आधार पर पता चलेगा? तो यहाँ पे उन्होंने बोला तोड़ती पत्थर, ती स्त्रीलिंग में तोड़ती का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए एक स्त्री की बात को आपको यहाँ समझना है। कविता आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, इसीलिए आप उसके बारे में जानते भी नहीं हो। कवि ने स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए कहाँ देखा? तो इलाहाबाद में। कवि के अनुसार स्त्री के हाथ में क्या था? तो गुरु यानी भारी हथौड़ा था। पद्यांश में बार बार किस प्रहार हो रहा है? तो बार बार पत्थर पर प्रहार, पत्थर तोड़ने की बात हो रही थी, इसलिए उस पर बार बार हथौड़ा मारने से प्रहार करना, मारने की बात हो रही है। आपके अनुसार इस कविता का क्या शीर्षक होना चाहिए? वह तोड़ती पत्थर, वह बराबर है। शीर्षक जो दिया है उसमें भी थोड़ा बहुत आप डिफरेंट या वही लिखो तो भी आपका चलता है। अपठित पद्यांश के द्वारा छात्रों की पठन क्षमता, ग्रहण क्षमता और लेखन कौशल्य का विकास किया जाता है। प्रश्नों के उत्तर काव्यांश में ही खोजने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर काव्य की भाषा से न देकर अपनी सरल भाषा में देनी चाहिए। यह शीर्षक पूछा जाए तो पूरी कविता का भाव समझकर ही शीर्षक देना चाहिए। तो गद्यांश और पद्यांश में बातें समान है, बस पद्यांश में सिर्फ जब आप उत्तर लिखते हो तो कविता का आधार रूप ध्यान में रखकर आपके उसको उत्तर लिखने रहते हैं, और गद्यांश में तो जितना भी आपको पैराग्राफ दिया है उसमें से ही पूरा लिख सकते हो। तो इसका भी अभ्यास कार्य दिया है, लेकिन गद्यांश का कार्य करना है अभ्यास कार्य, पद्यांश का कार्य जब दोबारा पूछा जाएगा तब हम करेंगे। तो ये थे हमारे सामने हमारे अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश। तो आपको अंग्रेजी भाषा में इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से आप लिखोगे, अच्छे से समझोगे, आपको पता चल जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। और ये ऐसा गद्यांश आपके सारे जितने भी मार्क्स होते हैं, जैसे 4 मार्क्स 5 मार्क्स, तो बड़ी आसानी से आप उसे हासिल कर सकते हो। बस सिर्फ आपको जो गद्य दिया है उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके प्रश्नों को समझना है और अच्छे से उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।